बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ कि ना? चले तो देखिए बेटा, हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे थाइमस ग्रंथि के बारे में। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अपने पास अगली ग्रंथि है, वो है अधिवृक्क ग्रंथि, या उसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। अब सवाल ये था कि सर, ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि क्यों कहते हैं? देखिए बेटा, ये अधिवर्ड जो होता है, इस अधिवर्ड का मतलब होता है ऊपर। अधिवर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर। और वृक्क मतलब अपनी क्या हो गई? किडनी। वृक्क मतलब क्या होगी? किडनी। हुआ क्या? ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। चले भैया, अब टोटल मनुष्य में कितनी किडनी? 2। हर एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्रंथि, इसलिए टोटल एड्रिनल ग्रंथि कितनी? 2। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो संरचना है, ये अपना वृक्क है, और इस वृक्क के ऊपर ये पीले रंग की ग्रंथि दिखाई गई है, इसी को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है, क्या हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क पे कितनी ग्रंथि? एक ग्रंथि। वृक्क कितने टोटल? 2। तो ग्रंथियां कितनी? 2। तो ध्यान रखना, मनुष्य में एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, और कहां पाई जाती है? वृक्क के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। हाँ कि ना? अब हमने क्या काम किया, ये जो मेरे पास एड्रिनल ग्रंथि थी, इस एड्रिनल ग्रंथि का एक सेक्शन लिया, और उस सेक्शन को हम अंडर द माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। तो वो सेक्शन हमें कैसा दिखाई पड़ा? देखिए, हमने क्या देखा कि जब हमने ऐसे इस एड्रिनल ग्रंथि को काटा, तो काटने के बाद ये हमें कुछ ऐसी दिखाई पड़ी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग हैं। बाहर वाला भाग जो होता है, वो बड़ा भाग होता है, उसको बोलते हैं वलकुट भाग। कौन सा भाग? वलकुट भाग। जैसा एनसीईआरटी ने दे रखा है, अधिवृक्क वलकुट भाग। ये इस ग्रंथि का बाहरी बड़ा भाग है। कितना बड़ा भाग है? लगभग इस ग्रंथि का 80 से 90% भाग जो होता है, वो कौन सा होता है? वो अपने पास होता है अधिवृक्क वलकुट भाग। लगभग इस ग्रंथि का 80 से 90% भाग जो होता है, वो 80 से 90% भाग मेरे पास कौन सा है? वो अपने पास है अधिवृक्क वलकुट भाग। मैंने यहां पे मेंशन किया है, वो मेंशन किया है 80% भाग। ये वेरी किया कहां से? 80 to 90% से। हाँ कि ना? चले, दूसरा इसका केंद्रीय भाग जो होता है, उसको बोलते हैं मेडुला या मध्यांश। ये जो मेरे पास भाग है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क मध्यांश, मेडुला। ये लगभग 20% भाग है बेटा। इसकी वैल्यू होती है लगभग 10 से 20%। हमने आइडियली बात कर ली, वो बात कर ली, लगभग 20% भाग है, वो है अधिवृक्क का मध्यांश वाला भाग। चले, अब सबसे पहली बात मैं करता हूं इस वलकुट वाले भाग के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा ये वलकुट वाला भाग इस ग्रंथि का बड़ा भाग है। ये बाहर वाला भाग के अंदर वाला, हमने कहा कि ये इस ग्रंथि का है बाहरी भाग। ये जो मेरे पास है, ये इस ग्रंथि का कौन सा भाग है बेटा? ये इस ग्रंथि का बाहरी भाग है। इस बाहरी भाग की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म जनिक स्तर से होती है। कौन से होती है? मीजोडर्म से। तो मैं ये कह दूं कि ये जो था, इसकी उत्पत्ति जो है, वो उत्पत्ति कैसी हुई? वो उत्पत्ति हुई अपने पास मीजोडर्मल। ये जो भाग है, इस भाग की उत्पत्ति जो हुई, वो उत्पत्ति कैसी हुई? मीजोडर्मल। चले भैया, अब ये जो मेरे पास वलकुट वाला भाग है, इस वलकुट वाले भाग से लगभग 40 से 50 विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं। उन हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से अपन बोलते हैं कोर्टिकोइड्स या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। हाँ कि ना? तो मैंने बोला कि इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या बोल दिया अपन ने? कोर्टिकोइड्स या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो इससे क्या हुआ?
इससे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स को कोर्टिकोइड या कोर्टिको स्टीरोइड हार्मोन कहते हैं। इस भाग से जो भी हार्मोन निकला उसको क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड्स या कोर्टिको स्टीरोइड हार्मोन। मतलब उसकी प्रकृति कैसी? वो स्टीरोइड हार्मोन है। और आपको पता है कि स्टीरोइड हार्मोन के रिसेप्टर लक्ष्य कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? लक्ष्य कोशिका के अंदर, जिसको बोलते हैं अंतरा कोशिकीय रिसेप्टर। क्या बोलते हैं बेटा? अंतरा कोशिकीय रिसेप्टर। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट, इस ग्रंथि का मध्य भाग है, सेंटर पार्ट है, उसको बोलते हैं अधिवृक्क मध्यांश। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला अपन ने अधिवृक्क मध्यांश। आपको बता दूं कि ये अधिवृक्क मध्यांश जो होता है, ये अधिवृक्क मध्यांश इस ग्रंथि का छोटा भाग है। लगभग 10 से 20%, हमने मान लिया मोटा मोटा 20% भाग है। ये जो होता है ये इस ग्रंथि का है आंतरिक भाग। ये है इस ग्रंथि का आंतरिक भाग। ये आंतरिक भाग है। और ये आंतरिक भाग जो होता है, इस आंतरिक भाग की उत्पत्ति जो होती है वो होती है एक्टोडर्म से। कौन सी जननी के स्तर से? एक्टोडर्म से। इसलिए हमने लिखा कि इसकी उत्पत्ति जो अपने पास है, वो उत्पत्ति कैसी हुई? वो अपने पास हुई एक्टोडर्मल। कैसी उत्पत्ति हुई? एक्टोडर्मल। तो हुआ क्या कि एड्रिनल मेडुला वाला जो भाग होता है वो उत्पत्ति में कैसा? एक्टोडर्मल। एड्रिनल का कोर्टेक्स वाला भाग होता है वो उत्पत्ति में कैसा? मीजोडर्मल। इसलिए जब भी पूछे कि संपूर्ण एड्रिनल ग्रंथि उत्पत्ति में कैसी हुई, इसलिए मैंने लिखा वो कैसी है? एक्टोमीजोडर्मल। कैसी है बेटा? एक्टोमीजोडर्मल। मेरी बात क्लियर है? अब मैंने कहा था कि यहां से जो भी हार्मोन निकल रहा है वो कौन सा हार्मोन निकल रहा है? कोर्टेक्स से स्टीरोइड हार्मोन। और उनको क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड या कोर्टिको स्टीरोइड। हाँ कि ना? कौन से हार्मोन थे? स्टीरोइड हार्मोन। लेकिन इस अधिवृक्क के मेडुला वाले भाग से जो हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? प्रोटीन हार्मोन्स। तो हमने बोला कि यहां से निकले, यहां से प्रोटीन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। यहां से कौन से हार्मोन निकलते हैं? यहां पे प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन निकलते हैं। और जब भी प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन यहां से निकलेगा तो आपको पता है कि प्रोटीन प्रकृति के अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं और उनके रिसेप्टर लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पे पाए जाते हैं। अब सवाल यह था कि सर आपने बोला कि एड्रिनल का ये जो वल्कुट भाग है, इस वल्कुट भाग से स्टीरॉयड हार्मोन निकलते हैं। तो पहले आप हमें बताइए कि जो स्टीरॉयड हार्मोन निकले, जिनको आपने कहा कोर्टिकोइड्स, वो कोर्टिकोइड हार्मोन्स कौन कौन से थे और उन हार्मोन्स के क्या कार्य थे? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इसका मेडुला भाग है जो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल है, उससे प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन निकलते हैं। तो आप हमें बताइए कि जो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन यहां से निकले, उन प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन जो थे वो कौन कौन से थे और उन हार्मोन का क्या कार्य था? हाँ कि ना? तो हम आगे इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन थे वो सबसे पहले कोर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन निकल रहे थे। तो सबसे पहले हम बात इसी पोर्शन के बारे में करके जाएंगे। चले अपन अगली स्लाइड में देखिए। आप
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अधिवृक्क के वल्कुट भाग के बारे में, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के बारे में। आपको बता दूं बेटा कि इस ग्रंथि का कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है, वो कोर्टेक्स वाला भाग टोटल मिला के 3 परतों में विभाजित होता है। एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स कितनी परतों में? 3 परतों में। उनमें सबसे पहली परत को अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे पहली परत को क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। आपको बता दूं ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, ये अपने पास एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स की सबसे बाहरी परत है। जब भी कहे कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो आप कहोगे जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाली परत है। चले, इस सबसे बाहर वाली परत से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो हार्मोन शरीर में जल तथा लवणों का नियमन करने के लिए उत्तरदायी है। किसका? जल तथा लवणों का नियमन करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए उनको बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। तो मैंने कहा कि यहां से कौन से हार्मोन स्रावित हुए? यहां से बहुत सारे हार्मोन स्रावित हुए। यहां से स्रावित होने वाले जो बहुत सारे हार्मोन थे, वो क्या काम कर रहे थे? जल तथा लवणों का नियमन कर रहे थे। इसलिए उन सभी हार्मोन्स को मिला के अपन क्या बोलते हैं? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। तो हमने बोला कि यह किसका स्रावण करता है? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है बेटा? ये मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स का स्रावण करता है। ध्यान रहे, ये जो मिनरेलोकोर्टिकॉइड है, इनका काम क्या था? शरीर में जल तथा मिनरल्स, लवण जो थे, खनिज जो थे, उनका नियमन करना। और इनमें सबसे मुख्य है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास है एल्डोस्टेरोन। ये नाम आप पहले सुन चुके हैं। चले भैया, नेक्स्ट अपने पास इसका दूसरा जो भाग है, एड्रिनल कोर्टेक्स का दूसरा तथा मध्य भाग है। इस दूसरे और मध्य भाग को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। आपको बता दूं कि जोना फेसिकुलेटा जो है, ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स का मध्य तथा सबसे बड़ा भाग है। मतलब ये सबसे मोटी परत है। तो हमने बोला ये क्या है मेरे पास? यह है मध्य तथा सबसे मोटी परत है। मध्य तथा सबसे मोटी परत है कौन सी? जोना फेसिकुलेटा। अब सवाल था कि सर इस जोना फेसिकुलेटा से कौन से हार्मोन स्रावित हुए? बच्चे, जोना फेसिकुलेटा जो भाग है, उससे भी कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। और वो सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं, वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। इसलिए उन सब हार्मोन्स को मिला के हम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो हमने बोला ये क्या काम करता है? हमने बोला यह है ग्लूकोकोर्टिकॉइड का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड का स्रावण करता है। मतलब जोना फेसिकुलेटा जो कि मध्य और सबसे बड़ा भाग है, उससे जितने भी हार्मोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। और इन ग्लूकोकोर्टिकॉइड में सबसे मुख्य जो हार्मोन है, वो अपने पास है बेटा कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है? कोर्टिसोल। चले भैया, सबसे अंदर वाला भाग, इस एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स भाग है, उसका सबसे आंतरिक वाला भाग, सबसे आंतरिक जो परत है, उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। मैंने बताया ये जोना रेटिकुलरिस जो है अपने पास, ये सबसे आंतरिक परत है।
कैसी परत है बेटा? सबसे आंतरिक परत है। ये जोना रेटिकुलरिस जो होता है, ये जोना रेटिकुलरिस यहां पे स्रावित करता है लिंग हार्मोन्स। कौन सी हार्मोन स्रावित करता है? ये जोना रेटिकुलरिस यहां पे लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स स्रावित करता है। जैसे मेल्स में सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन। मेरी बात क्लियर है? और मादा में जो मेन लिंग हार्मोन है वो अपने पास है एस्ट्रोजन। क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। तो हमने बोला इसका क्या काम है? इसका काम है लिंग हार्मोन का स्राव करना। अब वो लिंग हार्मोन कौन से? वो लिंग हार्मोन मेल में बात करके चले तो एंड्रोजन्स, एंड्रोजन, और फीमेल में बात करके चले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास है वो अपने पास है बेटा एस्ट्रोजन। फीमेल का मेन हार्मोन जो है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन एक हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन का समूह है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसको बोलते हैं एस्ट्राडियोल। एस्ट्रोजन एक हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन मादाओं में हार्मोन का एक समूह है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्राडियोल। इसी तरह एंड्रोजन जो है वो हार्मोन नहीं है, ये कई सारे हार्मोन का समूह है, कई सारे हार्मोन का समूह है। जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं DHEA। क्या बोला जाता है? DHEA, डी हाइड्रो एंड्रोस्टेरोन। ये अपने पास मेन हार्मोन है। चले भैया बना दी। तो कहने का मतलब कोर्टेक्स से टोटल कितने प्रकार के हार्मोन? 3 प्रकार के। मिनरेलोकोर्टिकॉइड बॉडी में जल तथा मिनरल्स का नियमन करेंगे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, एंड तीसरा और अंतिम जो मेरे पास भाग था उससे स्रावित हुआ लिंग हार्मोन जो कि नर व मादा में जननांगों के विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के उत्पन्न होने का नियंत्रण करेंगे। चलो भैया मैं आगे, मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलो अब मुझे बात करनी है यहां पे एक एक हार्मोन के बारे में कि इस मिनरेलोकोर्टिकॉइड का क्या काम है, इस ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन के क्या काम है, और ये जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं इनका क्या काम है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे, वो बात कर रहे हैं मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन मिनरेलोकोर्टिकॉइड में सबसे मुख्य हार्मोन जो होता है वो मेरे पास कौन सा होता है बेटा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, हाँ कि ना? चले, इन हार्मोन्स को मिनरेलोकोर्टिकॉइड क्यों बोला? क्योंकि ये हार्मोन शरीर में जल तथा विद्युत अपघट्यों का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला? हमने इनको बोला मिनरेलोकोर्टिकॉइड, कि वो स्टेरॉइड हार्मोन जो शरीर में मिनरल्स की बैलेंसिंग के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उनको बोला मिनरेलोकोर्टिकॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एल्डोस्टेरोन। सवाल था कि अब हमें यही बात करनी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन या ये जो मिनरेलोकोर्टिकॉइड है इनके कार्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन के बारे में। बेटा ये एल्डोस्टेरोन जो होता है इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है बेटा? इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये जाके नेफ्रॉन की डीसीटी वाले पार्ट में काम करता है। कहां काम करता है? मेनली ये काम करता है डीसीटी में तथा संग्रह नलिका के अग्रभाग में। तो मेनली जो बात करी है एनसीईआरटी ने वो मेन बात कहां की है? डीसीटी वाले भाग में। तो मेनली डीसीटी वाले भाग में मुख्यतः ये क्या काम करता है? कौन से भाग में काम करता है? मुख्यतः डीसीटी में। क्या काम करता है? ये हार्मोन जो होता है ये नेफ्रॉन की डीसीटी में Na+ तथा जल जो है उसका करवाता है बेटा पुनः अवशोषण। उसका क्या करवाया? उसका करवाया रीएब्जॉर्प्शन। मतलब
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से Na+ तथा जल को अवशोषित करके किसमें डाला? रक्त में डाला। मतलब रक्त में Na+ का लेवल इसने क्या किया? बढ़ाया। रक्त में Na+ का लेवल इसने क्या किया? बढ़ाया। हां कि ना? हां कि ना? जबकि दूसरा काम ये क्या काम करता है? ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन रक्त में उपस्थित K+ को, रक्त में उपस्थित K+ को, रक्त में उपस्थित H+ आयंस को एंड रक्त में उपस्थित फॉस्फेट आयंस जो थे, इनको ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में डालता है। मतलब उनका करवाता है बेटा उत्सर्जन। उनका क्या करवाता है? उत्सर्जन। रक्त में से आवश्यकता से अधिक K+, H+ और फॉस्फेट है, उनको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में डालता है और फिर ये आयन यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य हुआ वो Na+ तथा जल का अवशोषण करवाता है। मतलब रक्त में Na+ के स्तर को बढ़ाता है, जबकि K+, H+ और फॉस्फेट का क्या करता है? उत्सर्जन। मतलब रक्त में K+ की मात्रा को घटाएगा, H+ की मात्रा को घटाएगा, फॉस्फेट की मात्रा को भी घटाने का काम करेगा। कौन? एल्डोस्टेरोन। हाँ कि ना? इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। वृक्क नलिकाओं में भी कहां पे? डीसीटी में तथा संग्रह नलिका के अग्रभाग में, और मुख्यतः कहां पे? डीसीटी में। और जल Na+ और जल का पुनः अवशोषण करता है तथा K+ फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। K+ और फॉस्फेट का क्या करता है? उत्सर्जन। Na+ और जल का क्या करता है? अवशोषण। उसके अलावा H+ का भी क्या करता है? उत्सर्जन। मैंने यही बात बोली, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे शरीर में सॉल्ट्स जो थे, आयंस जो थे, उनकी बैलेंसिंग के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। चले भैया, हाँ कि ना? चले। अब देखिएगा, हमने कहा कि एल्डोस्टेरोन ने क्या काम किया? Na+ वगैरह आयंस का अवशोषण करवाया, K+, H+ जो आवश्यकता से अधिक थे उनको बाहर निकाला। मतलब शरीर में विद्युत अपघट्य, जो शरीर का द्रव्य था, ऊतक द्रव्य था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड था, जो ब्लड था, उनमें विद्युत अपघट्यों की बैलेंसिंग करी। पहला काम किया। दूसरा, शरीर के द्रव्य का आयतन, हमने बोला कि इसने क्या काम किया? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से वाटर, पानी का पुनर्अवशोषण किया, और पुनर्अवशोषण करने के बाद वो पानी कहां गया? रक्त में गया। मतलब शरीर से पानी की हानि को रोका, तो शरीर में रक्त की मात्रा को बनाए रखने का काम किया इसने। शरीर का जो बाकी द्रव्य था उसकी मात्रा को बनाए रखने का काम किया, या मैं कहूं शरीर में जल का संरक्षण करने का काम किया। नेक्स्ट, आगे क्या करें? परासरणी दाब। हमने कहा कि अगर ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स थे वो यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते तो शरीर में सॉल्ट्स की कमी हो जाती। तो रक्त का जो अपने पास ऑस्मेटिक प्रेशर जो था, वो ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब रक्त की, प्लाज्मा की जो सांद्रता थी या बॉडी का जो फ्लूइड था उसकी ऑस्मोलरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वो क्या हो जाती? कम हो जाती। मतलब बॉडी का फ्लूइड ज्यादा तनु हो जाता, ज्यादा डाइल्यूट हो जाता। तो इसने उसकी प्रासरणता को, जिसकी वैल्यू थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कोशिकाओं के अंदर, उसको मेंटेन रखने का काम किया। नेक्स्ट, हमने बोला कि इसने रक्त का, शरीर के द्रव्य के आयतन को क्या किया? जल का अवशोषण करा के बढ़ाने का काम किया। जब शरीर का आयतन बढ़ा, रक्त का आयतन बढ़ा, तो इसने रक्त के दाब को भी बढ़ाने का काम किया। ये सारे के सारे काम किसने किए? ये सारे के सारे काम एल्डोस्टेरोन ने किए। चलो भैया हम आगे बात करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है? चलो मैं आगे। नेक्स्ट बेटा, अगला मेरे पास है ग्लूकोकोर्टिकोइड। अगला हार्मोन मेरे पास है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है,
तो अब अपन बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं यहां पे दूसरे हार्मोन के बारे में बेटा। तो अब अपन बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एड्रिनल कोर्टेक्स का दूसरा भाग, जिसको अपन ने बोला था जोना फैसिकुलेटा, और उस जोना फैसिकुलेटा के हार्मोन को बोलते थे अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। चले बच्चे, हमने बताया था कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, ये कई सारे हार्मोन्स का समूह है जो कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी कि ये किससे संबंधित है, ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है। चले भैया, अब इन ग्लूकोकोर्टिकोइड में भी सबसे मुख्य हार्मोन, जैसे मिनरेलोकोर्टिकोइड में कौन था, एल्डोस्टेरोन, सेम उसी तरह इस ग्लूकोकोर्टिकोइड में सबसे मुख्य हार्मोन है, उस मुख्य हार्मोन को अपन बोलते हैं कोर्टिसोल। तो जब भी बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड में तो सबसे मुख्य कौन सा हो गया, कोर्टिसोल। जब भी बात करके चले मिनरेलोकोर्टिकोइड में सबसे मुख्य कौन हो गया, वो सबसे मुख्य हो गया तो अपने पास एल्डोस्टेरोन। चले भैया, अब ये जो कोर्टिसोल है, इस कोर्टिसोल को अपन बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। सवाल था क्यों बेटा, याद करो हमने एल्डोस्टेरोन को, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स को बोला था सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। क्यों बोला था, क्योंकि वो नेफ्रॉन में लवणों का अवशोषण करके तथा अत्यधिक K+H+ फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करा के शरीर में लवण की सांद्रता को बनाए रखने का काम कर रहा था, मतलब शरीर की परासरणता को बनाए रखने का काम कर रहा था। इसलिए हमने उसको बोला था सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। इसको बोला जीवन रक्षक हार्मोन। क्यों, जब हम तनाव में होते हैं तो उस तनाव के समय, स्ट्रेस के समय, ये हमें उस स्ट्रेस वाली अवस्था को फेस करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस वाली अवस्था में शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है, ताकि हम उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर निकल के आए। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। इसीलिए लिखा है हमने कि आघात की स्थिति में ये कैसे होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन का काम करते हैं। अब सवाल था सर, अब हमें बताइए कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड है जिसका सबसे मुख्य हार्मोन है कोर्टिसोल, इनकी कार्य क्या है। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपापचय से। ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मैंने कहा ये मुख्यतः किसके उपापचय से संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट पे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बात करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले ये ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या काम करते हैं बेटे, ये करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस करते हैं ये प्रोसेस करवाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आपको यहां पे 3 टर्म सुनने को मिलेगी। एक सुनने को मिलेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक सुनने को मिलेगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एंड तीसरी एंड लास्ट टर्म जो आपको सुनने को मिलेगी उसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। चले तो मैं इन तीनों टर्म के बारे में पहले थोड़ी सी बात करता हूं। देखिए सबसे पहली टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा ये ग्लूको वर्ड जो था, इस ग्लूको वर्ड का मतलब है ग्लूकोज। ग्लूको वर्ड का मतलब क्या है, ग्लूकोज। ये जो नियो वर्ड है, इस नियो का मतलब होता है नई, और जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है संश्लेषण। मतलब ये हुआ कि यहां पे ग्लूकोज का संश्लेषण करना है, किससे, किसी नई चीज से। सामान्यतः शरीर में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के टूटने से बनता है, लेकिन यहां पे किसी नई चीज से ग्लूकोज का निर्माण करना है। वो नई चीज क्या हो सकती है, वो नई चीज अपने पास क्या है, अगर वो नई चीज अपने पास है, वो नई चीज अपने पास फैटी एसिड, वसा अम्ल, अमाइनो एसिड, एमिनो अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे मेटल है। अगर इनसे ग्लूकोज बने, इनसे क्या बने बेटा, ग्लूकोज। सामान्यतः ग्लूकोज किससे बनता है, सामान्यतः ग्लूकोज अपने पास बनता है, वो बनता है ग्लाइकोजन के टूटने से। लेकिन कोई नई चीज जैसे फैटी एसिड,
अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, इनसे अगर ग्लूकोज बने तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। चलो भाई मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा प्रोसेस है, दूसरा मेरे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बेटा नाम से ही यहां तक पता चल रहा है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे वर्ड मेरे पास आया, वो अपने पास आया ग्लाइकोजन। यहां पे अगला वर्ड है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, अपघटन, हाँ कि ना? मतलब यहां पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है किसका टूटना? ग्लाइकोजन का टूटना। मतलब यहां पे क्या हुआ, अपने पास जो ग्लाइकोजन था वो ग्लाइकोजन क्या हुआ? टूट गया। और अभी मैंने बताया कि जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लाइकोजन का निर्माण किससे हुआ था? ग्लाइकोजन किसका बहुलक था? ग्लूकोज का। तो टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन जब टूटा तो अपने पास क्या बना? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लाइकोजन से किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज का, उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अंतिम है मेरे पास, वो है ग्लाइकोजेनेसिस। बेटा यहां पे भी नाम आ गया मेरे पास, ग्लाइकोजन। नाम से ही पता चल रहा है क्या आ गया? ग्लाइकोजन। यहां पे आ गया अपने पास ग्लाइकोजन, है ना? अब यहां पे ग्लाइको वर्ड का मतलब है ग्लाइको वर्ड का मतलब है ग्लाइकोजन। ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन। सॉरी, यहां पे मेरे पास वर्ड आया ग्लाइकोजन, हाँ कि ना? तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो वर्ड क्या अपने पास आ रहा है? ग्लाइकोजन। तो यहां पे क्या कर रहा है? देखिए वर्ड मेरे पास हुआ ग्लाइको। इस ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है ग्लाइकोजन। और दूसरा वर्ड है मेरे पास जेनेसिस, और जेनेसिस वर्ड का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है? संश्लेषण। तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब संश्लेषण। मतलब हमें किसका निर्माण करना है? ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन किसका बहुलक? ग्लूकोज का। तो ये वो प्रोसेस था जिसमें ग्लूकोज से हम सामान्यतः क्या बना रहे थे? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से क्या बना रहे थे हम? ग्लाइकोजन। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। तीनों को तीनों टर्म क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? हाँ देखिए पीछे आता हूं। तो ये हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या काम कर रहा है? ये ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करवा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब किसी नई चीज से ग्लूकोज बनवा रहा है। और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस में किसका निर्माण हो रहा है? यहां पे ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो बताओ रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? मैंने बोला ब्लड में ग्लूकोज जो था वो क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जब ग्लूकोज बन बन के लगातार ब्लड के अंदर प्रवेश करेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। हर 100 ml रक्त जो होता है उसमें 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। तो जब ग्लूकोज बाहर से बन बन के डाला तो ग्लूकोज की मात्रा इससे क्या होगी? ज्यादा। और जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो उस अवस्था को बोलते हैं बेटा हाइपरग्लाइसीमिया। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा और ग्लाइसीमिक का मतलब जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे। तो ये मेरे पास हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहा है। और रक्त में नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज का होना उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं भैया? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। चले भैया दूसरा काम, ये वसा के उपापचय में भी हेल्प करता है। क्या काम करता है? ये वसा को तोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? वसा को तोड़ने का। और वसा के तोड़ने को ही बोलते हैं लाइपोलाइसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोलाइसिस। बेटा आपको पता है कि वसा जब भी टूटेगा तो वसा से क्या बनेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये क्या काम कर रहा है? ये अपने पास ग्लूकोज का भी निर्माण करवा रहा है एंड वसा को क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट
तीसरा प्रोटीन उपापचय। प्रोटीन उपापचय बेटा इसका काम है, वो काम है प्रोटीन को तोड़ना, और प्रोटीन के तोड़ने को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन का अपघटन क्या बोल दिया? प्रोटियोलाइसिस। अब सवाल था कि जब ये प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है तो कहने का मतलब ये नहीं चाहता कि कोशिकाओं में और प्रोटीन बने, हाँ कि ना? अब सवाल था कि सर मान लीजिए कोशिकाओं में प्रोटीन बनेगी, मतलब जब एमआरएनए पे ट्रांसलेशन होगा तभी तो प्रोटीन बनेगी, जिसमें अमाइनो एसिड आके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना, मतलब ये नहीं चाहेगा कि कोशिकाओं में कभी भी प्रोटीन बने। तो क्या काम करेगा ये कोशिकाओं में बनी बनाई जो प्रोटीन है उसका तो करेगा अपघटन तथा नई प्रोटीन के निर्माण को रोकेगा। और नई प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या चाहिए? नई प्रोटीन के निर्माण के लिए चाहिए बेटा एमिनो अम्ल। क्या चाहिए? एमिनो अम्ल। तो ये क्या करेगा? ये कोशिकाओं में एमिनो अम्ल को प्रवेश नहीं करने देगा। जब बताओ कोशिकाओं के पास एमिनो अम्ल जाएंगे ही नहीं तो क्या कोशिका एमिनो अम्ल का उपयोग करके प्रोटीन बना सकती है? वो प्रोटीन भी नहीं बना सकती। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो होते हैं ये एमिनो अम्लों के कोशिकाओं द्वारा ग्रहण एवं उपयोग को संदमित करते हैं। कि एमिनो अम्लों को ना तो कोशिका के अंदर जाने देगा और ना ही उपयोग करने देगा। जो जाएगा ही नहीं एमिनो अम्ल तो कोशिका उपयोग कैसे करेगी? मतलब ये क्या काम किया इसने? ये काम किया प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का। इसने क्या काम किया बेटा? प्रोटीन संश्लेषण को रोकना। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन लगातार बनती रहती तो इसका प्रोटीन तोड़ने वाला जो कार्यक्रम था उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती। यस कि नो? इधर ये तोड़ता रहता, उधर नहीं बनती रहती उतनी। तो इसको क्या करना था? वो नहीं चाहता था कि प्रोटीन की मात्रा बढ़े, तो वो नई प्रोटीन का बनने को तो रोक दिया और पुरानी प्रोटीन जो थी उनको लगातार तोड़ता रहा। ये काम किसने किया? ये काम कोर्टिसोल हार्मोन ने किया। चलो मैं आगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? हाँ जी, कोई दिक्कत है? ये वाली लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत बहुत ध्यान से याद रखनी है। चले हम आगे। चलिए हम यहां पे तीनों की तीनों टर्म्स के बारे में आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ये तीनों की तीनों टर्म हम आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं, हाँ कि ना? कि ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने को बोल दिया ग्लाइकोजेनेसिस। चले अगली स्लाइड में देखना। आगे हम कोर्टिसोल हार्मोन के और कार्य बात करते हैं। अगला कार्य का था कोर्टिसोल जो होता है ये हृदय संवहनी तंत्र का रख रखाव करने का काम करता है। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है बेटा। ये क्या काम करता है? हृदय संवहनी तंत्र का रख रखाव करने का काम करता है। चले भैया बच्चे, ये कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि अपने पास वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। कैसा बेटा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर वो हार्मोन होता है जो रक्त वाहिनी के व्यास को क्या कर दे? कम। अब बताओ रक्त वाहिनी का व्यास कम होगा तो बताओ बीपी बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहने का मतलब ये रक्त वाहिनी का व्यास क्या करता है? कम। क्योंकि कैसा हार्मोन है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन है और बीपी को बढ़ाने का काम करता है। मैंने आपसे बताया था अभी कि आपातकालीन अवस्था में ये बीपी को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के शरीर को अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है ताकि हम आपातकालीन अवस्थाओं का सामना कर सके। इसीलिए तो उसको बोला था जीवन रक्षक हार्मोन। चलो भाई मैं आगे। नेक्स्ट अगला जो काम दे रखा है वो काम क्या दे रखा है? तथा वृक्क की क्रियाओं को से भी संलग्न है। किसकी क्रियाओं से? किडनी। तो इस हार्मोन के यहां पे कितने कार्य दिए? दो। पहला तो सर्कुलेटरी सिस्टम की क्रियाओं का भी रखरखाव करता है। क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों में संकुचन करके बीपी को बढ़ाने का काम करता है, पहली बात। दूसरा
वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न है। कैसे बेटा, ये क्या काम करता है, ये नेफ्रॉन में ग्लूकोज का अवशोषण करवाता है। नेफ्रॉन में किसका अवशोषण करवाता है, ग्लूकोज का अवशोषण करवाता है, ताकि रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़े। चलो भैया हम आगे, हाँ आगे चले, अगला कार्य देखिएगा। ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन को हम कहते हैं प्रदाह विरोधी हार्मोन, एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन। बेटा प्रदाह जो होता है, उस प्रदाह में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो अपने पास होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कोई भी बाहरी कण जो होता है, पैथोजन होता है, उसको खा जाने का काम करती है। किसमें, इस प्रदाह वाले मतलब प्रदाह को रोकता है कि प्रदाह कम से कम हो। तो उसके लिए इसे किसे रोकना होगा, डब्ल्यूबीसी को रोकना होगा। तो ध्यान रखना, ये क्या काम करता है, ये डब्ल्यूबीसी की क्रिया जो थी, उस डब्ल्यूबीसी की क्रिया को क्या करता है, कम करता है, जिससे प्रदाह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलें नेक्स्ट, अगला फंक्शन देखना। यह हार्मोन प्रतिरक्षी निषेधात्मक मतलब इम्यूनो सप्रेसर होते हैं। मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को क्या काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, क्रिया को रोकने का काम करते हैं। बोले सर वो कैसे? बेटा ये हार्मोन जो होता है, ये मुख्यतः बात करके चले इम्यूनोसप्रेसर में, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की लिम्फोसाइट पाई जाती है। एक पाई जाती है बी लिम्फोसाइट एंड दूसरी पाई जाती है टी लिम्फोसाइट। तो ये हार्मोन काम करता है टी लिम्फोसाइट पे। किस पे काम करता है, टी लिम्फोसाइट पे। और उन टी लिम्फोसाइट की क्रिया को क्या करता है, कम। जब टी लिम्फोसाइट ने कम क्रिया किया तो शरीर की इम्यूनिटी जो थी, प्रतिरोधक क्षमता थी, वो भी क्या हुई, कम। तो ये क्या काम करता है, ये अपने पास टी लिम्फोसाइट्स की क्रिया जो थी, उस क्रिया को क्या कर दिया इसने, कम। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, इम्यूनो सप्रेसर हार्मोन। बेटा इसका, ये जो हार्मोन है, इसका फायदा क्या था? इसका फायदा ये था कि जब हम किसी व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपण करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति की इम्यूनिटी, उस व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को कम करवाना होता है। अगर प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ तो वो उस प्रत्यारोपित अंग के खिलाफ एंटीबॉडी बनवा सकता है, उसको नष्ट करवा सकता है। हाँ कि ना? चले भैया, तो वो जो प्रत्यारोपित अंग है, प्रत्यारोपित कोशिकाएं हैं, उनके खिलाफ इन टी लिम्फोसाइट्स की टी किलर कोशिकाएं इम्यून रेस्पॉन्स दे सकती है। तो हमने क्या काम कर दिया कि यार ऐसा अंग जो होता है, कोई बाहरी अंग जो होता है, बाहरी कोशिका जो होती है, उसके खिलाफ रेस्पॉन्स कौन देगा, वो दे रही है टी किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट कोशिका। तो इस टी लिम्फोसाइट की क्रिया को हमने कम कर दिया, ताकि उस प्रत्यारोपित अंग के खिलाफ कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं जाए। इसलिए अंग प्रत्यारोपण के बाद इस हार्मोन को काम में लिया जाता है। किस तरह से, एक इम्यूनो सप्रेसर दवाई के रूप में। चले भैया अगला कार्य देखना। बेटा इस हार्मोन का अगला कार्य है ये एलर्जी के उपचार में काम आता है। किसके उपचार में, एलर्जी के उपचार में। कैसे? बेटा आपको पता है कि एलर्जिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार जो सेल है, उनको बोलते हैं मास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं, मास्ट कोशिकाएं। तो ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन मास्ट जो कोशिका है, मास्ट सेल्स जो है, उन मास्ट कोशिकाओं की, मास्ट सेल्स की क्रिया को भी क्या करता है, कम। तो मास्ट सेल्स की क्रिया जो थी, उन क्रिया को भी क्या करता है, कम। इसलिए हमने कहा कि ये एक एंटी एलर्जिक हार्मोन है, मतलब एलर्जी की क्रिया को क्या करता है, कम करने का काम करता है। चले अगला कार्य देखिएगा।
मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं कि अपने पास कई हार्मोन हैं जो रेड बोन मैरो में जाके आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और उन्हीं में से एक हार्मोन मेरे पास कौन सा है? कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये आरबीसी के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। कहां जाके? रेड बोन मैरो में। मैं ये बात पहले आपको बता चुका हूं कि अपने पास कई सारे हार्मोन्स ऐसे थे जो ये काम कर रहे थे। कौन कौन सा हार्मोन था? अपने पास एक हार्मोन था, वो हार्मोन था इरिथ्रोपोइटिन, जो भैया किडनी से आया। अपने पास एक हार्मोन था, वो एक हार्मोन था थायरोक्सिन। अपने पास एक हार्मोन था, वो अपने पास था एड्रेनलिन। अपने पास एक हार्मोन था, वो था कोर्टिसोल। अपने पास एक हार्मोन था, वो था टेस्टोस्टेरोन। ये वो हार्मोन थे जो रेड बोन मैरो में जाके आरबीसी के निर्माण को क्या कर रहे थे? प्रेरित। चले, तो हमने ये सारे की सारी जो बातें करी, ये सारे किसके फंक्शन है? ये सारे के सारे अपने पास कोर्टिकोसोल या मैं कहूं ग्लूकोकोर्टिकोइड के कार्य थे। चलो मैं आगे, हाँ देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं लिंग हार्मोन्स के बारे में, जिनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स या सेक्स कोर्टिकोइड्स। बेटा आपको पता है, मैंने कहा था कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स के 3 भाग थे। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, जिससे मिनरेलोकोर्टिकोइड निकल रहा था। दूसरा जोना फेसिकुलेटा, जिससे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन निकल रहे थे। तीसरा जोना रेटिकुलरिस, और उससे निकल रहे थे अपने पास लिंग हार्मोन। आपको बता दूं कि जोना रेटिकुलरिस वाला भाग है वो बहुत अल्प मात्रा में इन हार्मोन का स्रावन करता है। लिंग हार्मोन जो है उनका बहुत अल्प मात्रा में स्रावन करता है। अब सवाल था, सर ये लिंग हार्मोन कौन से हैं? बेटा नर के शरीर में जो लिंग हार्मोन है उनको बोलते हैं एंड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स। जो मेरे पास कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड मादाओं के शरीर में जो लिंग हार्मोन है वो अपने पास है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। आपको बता दूं ये एंड्रोजन है, ये एक हार्मोन नहीं है, ये कई सारे हार्मोन्स का समूह है। सेम उसी तरह से ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन नहीं है, ये भी कई सारे हार्मोन्स का समूह है। तो सवाल था कि इन कई सारे हार्मोन्स के समूह में सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा है? बेटा एस्ट्रोजन में सबसे मुख्य हार्मोन जो मेरे पास है वो है मेरे पास एस्ट्राडियोल। कौन सा हार्मोन? एस्ट्राडियोल। एस्ट्रोजन में जो सबसे मुख्य हार्मोन है, जो बहुतायत से पाया जाने वाला हार्मोन है, उसको बोलते हैं एस्ट्राडियोल। मतलब एस्ट्राडियोल जो वर्ड है यही एस्ट्रोजन समूह के हार्मोन का सबसे मुख्य हार्मोन है। तो जब भी हम एस्ट्रोजन के बारे में बात करते हैं वो मुख्यतः किसके बारे में बात कर रहे हैं? एस्ट्राडियोल के बारे में। सेम उसी तरह इस एंड्रोजन समूह का जो हार्मोन है मेरे पास, वो हार्मोन है अपने पास DHEA। मतलब इसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, इसी को हम बोल के चलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसी को क्या बोल के चलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। चलो भैया आगे। अब ये जो हार्मोन है, ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन ग्रोथ फेज में बच्चे के जन्म के बाद उनके जन्नांगों के विकास के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? जन्नांगों के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगर हम बात करके चले वयस्क अवस्था में, तो वयस्क अवस्था में नर में एनसीईआरटी ने केवल ये पॉइंट दिया है, वयस्क अवस्था में नर में एंड्रोजन जो होता है वो क्या काम करता है? शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं। मेल जो होता है, नर जो होता है, उसके शरीर पे अधिक बाल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं बेटा अक्षीय बाल। शरीर पे अधिक बाल पाए जाते हैं, वो कौन से हार्मोन के कारण? एंड्रोजन के कारण पाए जाते हैं। जघन रोम, जिसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। बेटा ये प्यूबिक हेयर है, ये जन्नांगों के चारों तरफ पाए जाने वाले बाल है, उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। उनको विकसित करवाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, मुख आनन रोम की वृद्धि, चेहरे पर दाढ़ी मूछ वाले जो बाल है
उनकी ग्रोथ करवाने का काम भी कौन करते हैं? एंड्रोजन्स करते हैं। एनसीईआरटी ने केवल और केवल यही लाइन लिखी है, बहुत ध्यान से देखना। चलो मैं आगे, तो यहां पे जाके हमने इस एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स के बारे में पूरी की पूरी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इस एड्रिनल ग्रंथि के दूसरे भाग अधिवृक्क मध्यांश एड्रिनल मेडुला के बारे में। किसके बारे में? मेडुला के बारे में। देखिएगा बच्चे, यहां पे हमने बोला कि हमारे पास ये जो भाग है, ये मेरे पास है एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग, एड्रिनल मेडुला भाग। आपको बता दूं कि एड्रिनल मेडुला भाग जो था वो उत्पत्ति में कैसा था? वो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल था, और इस एड्रिनल मेडुला भाग का निर्माण सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं से होता है। किससे होता है? सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं से बनता है। चले, तो ये जो मेरे पास एड्रिनल मध्यांश है, मैंने कहा था इस एड्रिनल मध्यांश से प्रोटीन हार्मोन का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन का। तो मैंने कहा कि ये वो था जिससे प्रोटीन हार्मोन जो थे उनका स्रावण करता है। कौन सा भाग? अधिवृक्क मध्यांश मेडुला वाला भाग। अब सवाल था कि सर ये प्रोटीन हार्मोन का तो स्रावण करता है, लेकिन उन प्रोटीन हार्मोन में कौन से हार्मोन? बेटा, ये चीज प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करता है, वो प्रोटीन हार्मोन अपने पास जो है, वो प्रोटीन हार्मोन अपने पास है, वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, वो टायरोसिन अमाइनो एसिड के व्युत्पन्न है। या मैं कह दूं कि उनका निर्माण टायरोसिन अमाइनो एसिड से होता है। टायरोसिन का जो अमीनो एसिड था उसका रोल तो थायरोक्सिन के निर्माण में भी था, मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे, हाँ कि ना? तो इसी तरह टायरोसिन अमाइनो एसिड का रोल है किसके निर्माण में? अधिवृक्क मध्यांश के हार्मोन के निर्माण में। अब यहां पे जो प्रोटीन हार्मोन है, ये हार्मोन अपने पास दो प्रकार के। पहले हार्मोन को अपन बोलते हैं एड्रेनालिन, या एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। और दूसरा जो हार्मोन है उसको अपन बोलते हैं नॉर एड्रेनालिन। और हम कहें नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन, या उसको कहे नॉर एपिनेफ्रिन। आपको बता दूं कि ये एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है, ये कुल हार्मोन का लगभग 80% भाग है। एड्रेनल मध्यांश से स्रावित होने वाले प्रोटीन हार्मोन थे दो, एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन। तो लगभग 80% क्या होता है? एड्रेनालिन। और बचा हुआ लगभग 20% जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा होता है? नॉरएड्रेनालिन। आपको बता दूं कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, इन दोनों के दोनों हार्मोन्स को मिला के हम बोलते हैं कैटाकोलएमीन। क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं कैटेकोलएमीन। इन दोनों के दोनों हार्मोन्स को मिला के क्या बोलते हैं? कैटेकोलएमीन्स। अब सवाल था कि इनको कैटेकोलएमीन्स क्यों बोला? बेटा इसलिए बोला क्योंकि इन हार्मोन में कैटेकोल नाम का कंपाउंड पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं कैटेकोलएमीन्स। चले, अब सवाल था सर अब ये बताइए, क्या ये एड्रेनालिन हार्मोन या ये नॉरएड्रेनालिन हार्मोन, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं करते। ध्यान रहे, इन दोनों हार्मोन के अधिकांश कार्य एक समान है। इन दोनों हार्मोन के अधिकांश कार्य क्या है? एक समान है। मतलब ये एक दूसरे के विरोधी या मैं कहूं एंटागोनिस्टिक हार्मोन नहीं है। तो सवाल था
कि सर जब ये अपने पास विरोधी हार्मोन नहीं है, एक समान कार्य करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ये जो कैटेकोलेमीन है या मैं कहूं एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन है, जिनका मुख्य हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन, इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ये कैसे कैसे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। भैया चलिए हम बात करते हैं। देखिए पहले हमने अभी आपसे बात किया कि अपने पास दो हार्मोन निकले थे, 80% एड्रेनलिन, 20% नॉरएड्रेनलिन। ये बात मैं यहीं पे आपको इसी डायग्राम में बता चुका हूं। हाँ जी, क्लियरली दिख रहा है, नोट हुआ, बता चुका हूं। अब मैंने ये बात बोला था आपसे कि एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन के दोनों के कार्य क्या है, लगभग समान। इसीलिए हमने बोला कि ये कैसे हार्मोन नहीं है, ये विरोधी हार्मोन नहीं है, मतलब एंटागोनिस्टिक हार्मोन नहीं है जो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करे। चले भैया, अब सवाल था कि सर इस एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन जो था, इनका मुख्य कार्य क्या था। बेटा इन हार्मोन का, इन कैटेकोलेमीन्स का मुख्य कार्य था कि किसी भी इमरजेंसी वाली अवस्था में, किसी भी आपातकाल वाली अवस्था में हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करना, ताकि हम उस इमरजेंसी का, उस आपातकाल का सामना कर पाए। जैसे जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हाथ पर कांपते हैं, घबराहट होती है, तो वो हाथ पैर कांप रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो उस क्षण से लड़ने की जो हमें ताकत देते हैं, वो ताकत कौन से हार्मोन दे रहे हैं, एड्रेनलिन तथा नॉरएड्रेनलिन दे रहे हैं, ये कैटेकोलेमीन्स दे रहे हैं। या जब कोई आदमी दौड़ रहा होता है, हम रेस लगा रहे होते हैं और देखा कि भाई साहब फाइनल लाइन बहुत नजदीक है, उधर से पापा चिल्ला रहे कम ऑन बेटा कम ऑन, आपको जीतना है, तो अचानक से एक नई ताकत आ गई और उस नई ताकत में हमने और दम लगा के, बिल्कुल थक गए थे लेकिन फिर भी दम लगा के हमने दौड़ना शुरू किया। तो उस दौड़ के अंतिम क्षण में जो एक्स्ट्रा ताकत दी ताकि हमें और एनर्जी आई, वो किसने दी उस इमरजेंसी सिचुएशन में, उस हालात में एक्स्ट्रा ताकत, वो इन्हीं हार्मोन की वजह से आई, दैट इज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आई। चले भैया, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने ये एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है। क्या है लाइन, बहुत ध्यान से देखना। ये कह रहा है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिक तेजी से स्रावित होते हैं। मैंने बताया जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, जिसमें घबराहट फील हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, उस दबाव को लड़ने के टाइम पे या दौड़ वाले केस में मैंने बताया उसके अंतिम क्षण में ये क्या हुए, बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हुए। क्यों? क्योंकि हमें उस मुसीबत का सामना करना है। तो उस मुसीबत का सामना करने की हिम्मत कौन प्रदान करेगा, एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन प्रदान करेगा। तो मैंने कहा उस आपातकालीन स्थिति में यही हार्मोन काम आया, इसी कारण ये बहुत तेजी से स्रावित हुआ और उस स्थिति से लड़ने की हमें हिम्मत प्रदान की। इसलिए हमने इनको क्या बोला, आपातकालीन हार्मोन, या लड़ाई के टाइम पे और हिम्मत देने का युद्ध हार्मोन, या फाइट हार्मोन भी इसी को कहते हैं। तो जब भी कहे बताओ इमरजेंसी हार्मोन कौन सा, एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला के हार्मोन एड्रेनलिन तथा नॉरएड्रेनलिन। जब भी कहे बताओ फाइटिंग हार्मोन कौन सा, तो भी कहोगे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। बताओ फ्लाइटिंग हार्मोन कौन सा, एड्रेनलिन तथा नॉरएड्रेनलिन। जो कहां से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि के मेडुला से स्रावित होते हैं। और कैसे हैं, प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन है जो टायरोसिन अमाइनो एसिड के व्युत्पन्न है। और जब प्रोटीन प्रकृति के हैं तो वो जल में क्या होंगे, घुलनशील, उनके रिसेप्टर होंगे, वो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर होंगे और उनमें सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण करने की क्षमता भी होगी, हाँ कि ना। तो ये अपन ने बात की किसके बारे में, एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। अब सवाल था कि सर इन हार्मोन्स के क्या कार्य हैं। चले कार्य के बारे में बात करते हैं। देखिएगा बेटा, यहां पे अपने पास सबसे मुख्य हार्मोन था, वो था कैटेकोलेमीन में ये एड्रेनलिन हार्मोन। इसलिए हम यहां पे जो कार्य मुख्यतः डील कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, एड्रेनलिन के। चलो मैं आगे देखिएगा। सबसे पहले हमने बोला ये चौकन्नापन को बढ़ाने का काम करता है, अलर्टनेस को बढ़ाने का
काम करता है। चौकन्नापन का, अलर्टनेस को क्या काम करता है? बढ़ाने का। जब भी हार्मोन का स्रावन होगा, जैसे हम किसी सुनसान जगह से निकल रहे हैं, थोड़ी सी भी आवाज होती है हम बहुत ज्यादा अलर्ट है, वो किस हार्मोन ने? भैया वो अपने पास प्रेशर, दबाव वाली सी हालत थी, डर वाली सी हालत थी। उस डर वाली हालत में हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना किसने बनाया? एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला से हार्मोन स्रावित हुआ, एड्रेनलिन, और उस एड्रेनलिन की वजह से हम पहले कंपैरिजन में क्या हो गए? ज्यादा चौकन्ना। पहला काम। दूसरा, प्यूपिल पुतलियों को फैला देता है। बेटा जब भी कोई अचानक से कोई चीज सामने आती है तो हम ऐसे आंखें फाड़ लेते हैं। उस अवस्था में हमारी पुतलियों का आकार बढ़ाने का काम, प्यूपिल का साइज बड़ा करने का काम, वो भी किसने किया? एड्रेनलिन हार्मोन ने किया। चले, हाँ कि ना? आपने देखा होगा कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने को अपन बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। क्या बोलते हैं? पाइलो इरेक्शन। तो रोंगटे खड़े करवाने के लिए भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एड्रेनलिन हार्मोन जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। तो अभी तक कितने कार्य पढ़े? 3 कार्य पढ़े। शरीर में अलर्टनेस बढ़ाने का काम, चौकन्नापन को बढ़ाने का काम किसने किया? एड्रेनलिन ने किया। प्यूपिल का, आंखों की प्यूपिल का आकार किसने बढ़ाया? एड्रेनलिन ने बढ़ाया। रोंगटे किसके हार्मोन की क्रिया की वजह से हुए? एड्रेनलिन की क्रिया की वजह से। चले अपन आगे। अब अगला अपने पास जो बिंदु है वो है अगला कार्य। देखिए, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन पसीने के स्रावन को बढ़ाते हैं। हमारी त्वचा में जो पसीने की ग्रंथियां है, उन पसीने की ग्रंथि की क्रियाओं को कौन बढ़ा देता है? एड्रेनलिन हार्मोन। इसलिए डर के टाइम पे, घबराहट के टाइम पे हमारे बहुत ज्यादा पसीना आता है। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन की क्रिया की वजह से स्वेद ग्रंथियां जो थी, पसीना स्रावित ग्रंथियां थी, उन्होंने ज्यादा पसीना का स्रावण किया। चले भैया अपन आगे। अगला कार्य, यह हार्मोन हृदय की धड़कन को, यह हार्मोन जब भी आएगा ये क्या काम करेगा? हृदय की धड़कन, जिसको हमने बोला हार्ट बीट रेट, उसको क्या कर देगा बेटा? बढ़ा देगा। पहली बात। दूसरी बात, हृदय में संकुचन की क्षमता, ये रही। हृदय में संकुचन की जो क्षमता थी, उस संकुचन की क्षमता को भी हार्मोन क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब हृदय में संकुचन की क्षमता बढ़ेगी तो हमने बोला यहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम जो था, रक्त का वह आयतन जो एक हार्ट बीट के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, उसी को तो बोला था अपन ने स्ट्रोक वॉल्यूम। और इस स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जो सामान्यतः हम 70 ml लेते हैं, अब वो 70 ml से क्या होगी? ज्यादा। नेक्स्ट, तीसरा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी एड्रिनल मेडुला का हार्मोन निकलेगा, एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा, तो ये हार्ट बीट रेट को भी बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, हृदय में संकुचन की क्षमता को भी बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएगा। अब मैंने बताया था कि जब जब हार्ट बीट बढ़ेगी, श्वसन दर भी बढ़ेगी, इसलिए हमने लिखा कि ये श्वसन दर को भी क्या काम करता है? बढ़ाने का काम। ये हार्मोन श्वसन दर को भी बढ़ाने का काम करता है, हाँ कि ना? अब हमने इस हार्मोन को बोला है, वो बोला है बेटा इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोला है? इमरजेंसी हार्मोन। कि इमरजेंसी में ये हमें खूब सारी ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम उस इमरजेंसी वाली अवस्था को फेस कर पाए, उससे लड़के बाहर निकल पाए, हाँ कि ना? अब जब ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल भी तो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये कैटाकोल एमीन जो होता है, ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन का विखंडन करते हैं। ग्लाइकोजन का विखंडन होने को क्या बोलते हैं? उसको ही तो बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का विखंडन होगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस होगा, तो इस ग्लाइकोजीनोलाइसिस में किसका निर्माण होगा? इसकी वजह से होगा बेटा ग्लूकोज निर्माण। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का निर्माण। जब ग्लूकोज का निर्माण होगा तो ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा? हमने बोला ब्लड ग्लूकोज जो लेवल था वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा।
और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। चले, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैटेकोल एमीन्स जो होते हैं ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते कैसे? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करने का काम करते हैं। चले, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कोर्टिसोल हार्मोन, वो भी रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था, मतलब वो भी हाइपरग्लाइसीमिया करने का काम कर रहा था। चले भैया, अगला काम देखिएगा। ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन भी कोर्टिसोल हार्मोन की तरह लिपिड को भी तोड़ने का काम करता है और प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन दोनों का विखंडन करता है, दोनों का तोड़ने का काम करता है। लिपिड को तोड़ने को बोला था लिपोलाइसिस और प्रोटीन को तोड़ने को बोला था प्रोटियोलाइसिस। चलो मैं आगे, अगला काम देखना, इंपॉर्टेंट काम है। इस एड्रेनलिन हार्मोन जो था, इस एड्रेनलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, वो दमा के इलाज में किया जाता है। कौन सी बीमारी में? दमा के इलाज में। होता क्या है? दमा वाली अवस्था में व्यक्ति की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो श्वसन मार्ग है, उसके जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो थे वो हो जाते बेटा संकरे। वो क्या हो जाते हैं? संकरे, जिससे उतनी गैस अंदर नहीं जा पाती जितनी की जरूरत है। तो ये हार्मोन क्या काम करता है? उन ब्रोंकियोल्स को दोबारा से चौड़ा कर देता है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल चौड़े हो गए तो ज्यादा गैस बाहर से अब अंदर जा सकेगी, हाँ कि ना? तो कुल मिला के उस आदमी का जो दम घुटने वाली अवस्था थी उसको सही करने का काम किया। ये तो कहने का मतलब ये जो हार्मोन है ये ब्रोंकियोल्स को चौड़ा करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर हार्मोन। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोडाइलेटर हार्मोन। और इस तरह से ये किसका उपचार करता है? ब्रोंकियोल्स को चौड़ा करके अस्थमा के उपचार में काम में लिया जाता है। चले भैया अपना आगे, नेक्स्ट। यहां पे जाके अपने पास एड्रेनलिन हार्मोन के भी, यहां पे जाके ये मेरे पास एड्रेनलिन हार्मोन का अंतिम कार्य था। यहां पे जाके एड्रेनलिन हार्मोन या मैं कहूं कैटाकोल एमीन्स जो थे उनके कार्य होते कंप्लीट। अब हमें अगली स्लाइड से बात करनी है, वो बात करनी है इस एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले जो हार्मोन्स थे, अगर उन हार्मोन का कम स्रावण होता है या ज्यादा स्रावण होता है तो उस अवस्था में कौन कौन से रोग होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिसन डिजीज के बारे में। एडिसन डिजीज के बारे में बेटा, ये एडिसन डिजीज जो थी इसको सबसे पहले थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। ये थॉमस एडिसन वही वैज्ञानिक है जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। उसी ने इस बीमारी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखा था, और उसी के नाम पे हम इसको बोलते हैं एडिसन डिजीज। ये एडिसन डिजीज जो होती है ये एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन की कमी के कारण होती है। मतलब एड्रेनल के कोर्टेक्स वाले भाग के मुख्य हार्मोन थे वो या तो था मिनरेलोकोर्टिकोइड या था ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो मुख्यतः मिनरेलोकोर्टिकोइड या ग्लूकोकोर्टिकोइड का कम स्रावण होगा तो उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने देखा और अपने ही नाम पे उसको क्या बोल दिया बेटा? एडिसन डिजीज। उसको अपने ही नाम पे क्या बोल दिया? एडिसन डिजीज। अब सवाल था कि उन हार्मोन का अगर कम स्रावण होगा तो क्या होगा? उन हार्मोन का अगर कम स्रावण होगा तो क्या होगा? बच्चे देखिए, सबसे पहली कंडीशन थी, हमने कहा था कि अपने पास हार्मोन सबसे पहला है, वो अपने पास है कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है? कोर्टिसोल। हमने कहा कि ये कोर्टिसोल हार्मोन जो था ये क्या काम कर रहा था? ये रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था। जब भी रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन यहां अवस्था क्या आ गई कि कोर्टिसोल जो था उस कोर्टिसोल का स्रावण क्या हुआ? कम। जब
कोर्टिसोल का ही स्रावण कम हुआ तो क्या रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा? नहीं। तो क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा, और रक्त में ग्लूकोज के लेवल घटने को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो था वो क्या हो गया बेटा? कम हो गया। किसकी कमी से? कोर्टिसोल की कमी से। पहली बात। दूसरी बात, जब बेटा रक्त में ग्लूकोज का लेवल ही कम हुआ तो क्या कोशिकाओं को काम करने के लिए उतनी ऊर्जा मिल पाएगी जितनी उन्हें चाहिए? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज कम है तो ऊर्जा का उत्पादन भी क्या होगा? कम। उस ऊर्जा के कम उत्पादन की वजह से शरीर जो था वो कमजोरी फील करेगा और थकावट का अनुभव करेगा। और किसका अनुभव करेगा? थकावट का। हाँ कि ना? तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अपने पास ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स जो है, जिनमें पहला था हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा मेरे पास है अत्यंत दुर्लभता और थकावट, ये दोनों किसकी कमी के कारण आए? ग्लूकोकोर्टिकोइड, दैट इज कोर्टिसोल की कमी के कारण आए। चले भैया, अगला है रक्त Na+ स्तर में कमी। बेटा ध्यान रखना, दूसरा हार्मोन जो था वो अपने पास था मिनरेलोकोर्टिकोइड, और मिनरेलोकोर्टिकोइड में मुख्य कौन सा था? एल्डोस्टेरोन। आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन जो था वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से Na+ को अवशोषित करके ब्लड में डाल रहा था। कहां डाल रहा था? Na+ को अवशोषित करके ब्लड में डाल रहा था। जब हमने कहा कि अपने पास ये जो एल्डोस्टेरोन है जो कि मुख्य मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन है, इसका स्रावण क्या हुआ? कम। तो बताओ, क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से Na+ रक्त में जा पाया? तो वो जा पाया? वो नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन की क्या थी? कमी। तो इसकी वजह से जितना जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। जब वो नहीं जा पाया तो रक्त में Na+ की क्या हुई? कमी। और रक्त में Na+ की कमी को अपन बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। जब रक्त में Na+ की कमी आई तो रक्त की परासरणता भी क्या हुई बेटा? कम। तो उसकी वजह से रक्त जो था उस रक्त की परासरणता भी क्या हुई? कम। जब रक्त की परासरणता कम हुई तो जल का अवशोषण जो था वो जल का अवशोषण भी क्या हुआ? कम। जब जल का अवशोषण कम हुआ तो रक्त में जो जाके जल मिलता वो कम मिला, तो रक्त का आयतन भी क्या हुआ? कम। मतलब इसी वजह से ब्लड प्रेशर जो था वो ब्लड प्रेशर भी हो गया कम। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन मैंने बताया था ये जल तथा Na+ का अवशोषण करके रक्त के आयतन को बनाए रखने का काम करता है तथा बीपी को बढ़ाता है। लेकिन जब इसकी कमी हुई तो रक्त में Na+ की क्या हुई? कमी। नेफ्रॉन में जल का अवशोषण भी इसकी वजह से क्या हुआ? डीसीटी में कम। इसलिए बीपी भी क्या हो गया? कम। इस अवस्था में खास चीज नोट की। क्या नोट की? कि जिस भी व्यक्ति में एडिसन रोग होगा उसके शरीर पे कांस्य रंग के चकते बन जाएंगे। उनकी त्वचा पे क्या बन जाएंगे? कांस्य रंग के ब्रॉन्ज कलर के पैचेस बन जाएंगे, चकते बने हुए दिखाई दिए। तो ये सारे के सारे लक्षण कौन से थे? ये एडिसन डिजीज के लक्षण थे, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन की कमी के कारण हुआ। हाँ जी, ठीक है। चले आगे देखिए अगली एबनॉर्मलिटी है, उसको बोलते बेटा कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज। बेटा ये कुशिंग डिजीज जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये मुख्यतः अपने पास है वो कोर्टिसोल हार्मोन के अतिस्रावण के कारण होती है। मतलब इस बीमारी में कोर्टिसोल जो था वो कोर्टिसोल हार्मोन जो था उसका स्रावण सामान्य से क्या हो रहा था बेटा? बहुत ज्यादा। जब कोर्टिसोल हार्मोन सामान्य से बहुत ज्यादा निकल रहा था तो हमने बोला था कोर्टिसोल हार्मोन क्या काम करता है? कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो फैट को भी तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को भी तोड़ने का काम करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने का काम करता है। तो जब कोर्टिसोल हार्मोन का स्रावण ज्यादा हुआ तो वसा ऊतकों में वसा का विघटन भी बहुत ज्यादा हुआ। अब वसा ऊतकों में तो वसा का विघटन खूब ज्यादा हुआ, एडिपोज टिश्यू में तो
लेकिन क्या हुआ, अब वो टूटी हुई वसा थी, वो शरीर में उस जगह पे जाके इकट्ठी हो गई जहां उन्हें नहीं जमना था। जहां पे भी वसा इकट्ठी होगी वहां पे गद्दीनुमा संरचना बन जाएगी, कुशन लाइक संरचना बन जाएगी। इसीलिए इस बीमारी को बोल दिया कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम। हाँ कि ना, कहां जाके जमी, ये जो वसा जो थी, जो उसने वसा उत्कों से हटाई, वो शरीर में कुछ अलग भागों में, शरीर में के असामान्य भागों में जाके जमा होगी जहां उसे जमा नहीं होना था। जैसे चेहरे पे जमा हो गई, पेट के ऊपरी भाग में जमा हो गई, हाँ कि ना, और वसा के वहां जमा होने से वो भाग जो था वो गद्दीदार हो गया, कुशन लाइक दिखाई देने लगा। इसीलिए इसको बोल दिया कुशिंग सिंड्रोम। चले, तो जब भी बोले कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज किसके कारण हुई, वो हुई अपने पास कोर्टिसोल के अत्यधिक स्रावण के कारण। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहां तक की बात देख लीजिए आप, यहां तक की बात में कोई इश्यू है? चलो मैं आगे, हाँ जी चले देखे। तो अब बेटा अपने पास अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी ग्रंथि है जिसका नाम है अपने दिया है अग्नाशय पैंक्रियाज। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये अग्नाशय है, ये जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। बेटा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? मैंने पहले बताया था लीवर, हमारा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर पूछे कि बताओ शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी थी? हमने बोला शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी थी? वो अपने पास थी पीयूष ग्रंथि। अगर कहे कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर के बाद, यकृत के बाद आती, वो आती अग्नाशय। अब हमने बोला ये अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका कुछ भाग जो होता है वो तो होता है अंतःस्रावी भाग और कुछ भाग जो होता है वो होता है बहिःस्रावी भाग। हाँ कि ना, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है, मतलब एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। चले, अब सवाल था सर यह अग्नाशय अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है, तो आप हमें बताइए कि ये जो अग्नाशय है, ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय की स्थिति कहां पे होती है? बेटा ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर से उठाया है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो भाग है ये है ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि छोटी आंत्र का सी आकार का भाग है, बिल्कुल ऐसे सी की तरह का भाग है। इस सी आकार के भाग की दोनों भुजाएं, एक तो ऊपर वाली भुजा ये जो किससे जुड़ी हुई है? आमाशय से। एक नीचे वाली भुजा ये जो कि छोटी आंत्र के दूसरे अगले भाग मध्य भाग जेजुनम से जुड़ी हुई है। इन दोनों भुजाओं के बीच में ये जो पत्तीनुमा संरचना है, ये पत्तीनुमा संरचना ही मेरे पास क्या है? अग्नाशय। तो जब भी पूछे कि बताओ अग्नाशय कहां पर स्थित होता है, तो ध्यान रखना अग्नाशय जो होता है वो ड्यूडेनम, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच स्थित होता है। ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच स्थित होता है। चले, अब सवाल ये था कि सर आप हमें ये बताइए कि ये अग्नाशय जो होता है, इस अग्नाशय का एक्सोक्राइन बहिःस्रावी भाग कौन सा है? इसका अंतःस्रावी भाग जो होता है वो कौन सा है? चले, ये कौन कौन से हार्मोन का स्रावण करता है? ये सारी की सारी बात मैं आपसे करूंगा, वो बच्चे करूंगा अगले लेक्चर में। इतनी सी बात नोट कर लीजिएगा, इससे आगे की सारी बात मैं आपसे करूंगा अगले लेक्चर में। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।